जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बीते चंद सालों की अगर बीजेपी की राजनीति पर गौर करें तो बीजेपी की एक रणनीति यह समझ में आती है कि बीजेपी अपने विरोधी पार्टियों को परास्त करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए दो तरह के पैतरे आजमाती है। पहला पैतरा यह है कि विरोधी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको तोड़ लिया जाए, उनको अपने साथ ले लिया जाए, उनको बीजेपी में ले आया जाए, भले ही ये ऐसे नाम क्यों ना हो जिनके खिलाफ बीजेपी आरोप लगाते आई हो, उनको भ्रष्टाचारी बताते आई हो, उनको अपराधी बताते आई हो। लेकिन अगर वो आने के लिए तैयार हैं और अपनी पार्टी में बड़ा रुतबा रखते हैं, उनका जनाधार है, उनकी विनेबिलिटी है, तो ऐसे लोगों को बीजेपी में ले आना चाहिए। फिर लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके ऐसे चेहरे बीजेपी में आ जाएं। तो ये पहला पैतरा है बीजेपी का। दूसरा पैतरा यह है कि अगर ऐसे चेहरों को साथ में नहीं लाया जा सकता तो जो विरोधी पार्टी है उसमें ही फूट पैदा कर दो, उनको तोड़ दो, उनको दो फाड़ कर दो। बीते 2 सालों में हमने 2 ऐसी मिसालें देखी। पहली मिसाल जून 2022 में देखी, जब शिवसेना में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी, अपना अलग गुट बना लिया और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और उनकी इस बगावत में पूरी तरह से बीजेपी की भूमिका थी। यह इस बात से पता चलता है कि जो बागी विधायक थे, जो शुरुआत में 16 विधायक एकनाथ शिंदे को मिलाकर मुंबई से गए, वो सभी बीजेपी शासित राज्यों में गए। पहले गुजरात में गए, सूरत में, फिर वहां से आसाम गए, गुवाहाटी, और फिर उसके बाद गोवा आए। तो ये तीनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं और इनके साथ में बीजेपी के नेता भी उस वक्त देखे जा रहे थे, उनकी तस्वीरें भी हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ही ये बगावत करवाई थी। ये एक बात। दूसरी मिसाल जुलाई 2023 में देखी गई, जब एनसीपी में बगावत हो गई। अजीत पवार ने बगावत कर दी और उसी तरीके से अजीत पवार भी शरद पवार से बगावत करके सरकार में शामिल हो गए। और अजीत पवार की करीबी पहले से भी बीजेपी के साथ थी। नवंबर 2023 में देखी गई, जब एक सुबह अचानक उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह शपथ ले ली थी। तो ये 2 मिसालें हैं कि कैसे बीजेपी अगर बड़े नेताओं को साथ में नहीं ले पाती है तो फिर विरोधी पार्टियों में फूट करवा सकती है। अब एक नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा किया है सुशील कुमार शिंदे ने, कांग्रेस के दिग्गज नेता। सुशील कुमार शिंदे ने हाल ही में सोलापुर के अक्कलकोट में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में यह बताया कि उनको बीजेपी की ओर से 2 बार यह ऑफर दिया गया था कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ जाएं। लेकिन सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। उनको इस बात पर आश्चर्य भी हुआ कि आखिर बीजेपी उनको क्यों लेना चाहती है। वो 2 बार लोकसभा का चुनाव लगातार हारे हैं। 2014 में हारे हैं, 2019 में हारे हैं। अब 83 साल की उनकी उम्र भी हो गई है, लेकिन उनको बीजेपी साथ में लेना चाहती है। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और सोलापुर से 3 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। सुशील कुमार शिंदे ने यह भी बताया कि ना केवल उन्हें बल्कि उनकी बेटी प्रणति शिंदे को भी बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया। प्रणति शिंदे साल 2009 से एक भी चुनाव नहीं हारी हैं। बीते 15 सालों से वो सोलापुर सेंट्रल सीट से विधायक चुनी जा रही हैं, अपनी पार्टी में मजबूत हैं। तो उनको भी बीजेपी ने ऑफर दिया। सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि इस उम्र में वो कांग्रेस जैसी पार्टी को कैसे छोड़कर जाएं। कांग्रेस उनके लिए मां की तरह है, जिसकी कोख में उन्होंने जन्म लिया, बचपन बीता, जवानी दी। अब इस उम्र में वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये कहना गलत है, सुशील कुमार शिंदे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया।
हालांकि सुशील कुमार शिंदे का यह कहना है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने उन्होंने यह ऑफर दिया और 2 बार दिया। अच्छा, इस बीच में चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के नेता हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी भी एक मुलाकात हुई है। लेकिन बताते हैं कि वो मुलाकात जो है किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुई, नाट्य सम्मेलन को लेकर हुई। उसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसने सियासी गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी। तो सुशील कुमार शिंदे के इस खुलासे से यह बात फिर एक बार पुख्ता होती है कि बीजेपी अपनी तमाम विरोधी पार्टियों के बड़े चेहरों को हासिल करना चाहती है। यहां पर यह बात भी, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं और अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो 2 बीजेपी विरोधी पार्टियां थी, शिवसेना और कांग्रेस, उनमें फूट पड़ने के बाद अब क्या तीसरी फूट कांग्रेस में होने वाली है, कांग्रेस में बगावत होगी। इसकी एक झलक बीते रविवार को हम देख चुके हैं, जब मिलिंद देवड़ा जैसा नाम, जिसके की पिता कांग्रेस के साथ में बीते 50 सालों से जुड़े हुए थे, मुरली देवड़ा, जो 5 बार कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण मुंबई से सांसद चुने गए और खुद मिलिंद देवड़ा भी 2 बार सांसद चुने गए, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और शिंदे सेना के साथ में आ गए। हालांकि कारण यह माना जा रहा है कि दक्षिण मुंबई की सीट का टिकट उन्हें चाहिए था कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इसके पहले भी वो और उनके पिता यहीं से चुनाव लड़ते आए हैं और जो महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो रहा है, उसके मुताबिक ये सीट ठाकरे सेना के पास जा रही है और इससे मिलिंद देवड़ा को अपना सियासी भविष्य खतरे में नजर आ रहा था और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और शिंदे सेना के पास चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो महायुति में सीटों का बंटवारा होगा तो ये सीट शिंदे सेना के पास आएगी और शिंदे सेना उनको टिकट दे देगी। गिरीश महाजन ने हाल ही में एक बयान दिया। गिरीश महाजन बीजेपी के नेता हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, कि अगले 15 दिनों में एक बड़ा सियासी भूकंप आने वाला है। तो सियासी भूकंप क्या होगा? क्या वो कांग्रेस में भी बगावत की बात कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा ऐसी भी चल रही है कि अशोक चौहान भी बगावत कर सकते हैं, संजय निरुपम भी छोड़ सकते हैं। हालांकि इन्होंने डिनाई किया है, इन्होंने खंडन किया है कि यह सब र्यूमर है। तो ऐसी बातें भी चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस अब तक इस बात पर गर्व महसूस कर रही है, जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी शिवसेना और एनसीपी के साथ में उसकी, कि देखिए आप दोनों पार्टियों में बगावत हो गई और आप लोगों का बार्गेनिंग पावर कम हो गया, लेकिन हम ही एकमात्र पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने अपना कुनबा संभाल कर रखा है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव तक ये कुनबा इसी तरह से समझे रह पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र की सियासत पर तमाम हलचलों के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ, 4 PM महाराष्ट्र के साथ। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।